गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा यंत्र प्रकरण अभी शुरू है। तो उसके अंदर जितने भी यंत्र हम देख रहे हैं इसमें से सबसे पहले उलूखल यंत्र के बारे में हमने देखा, जो कि पाउंडिंग यानी कि कुट्टन कर्म के लिए। उसके बाद खल्व यंत्र के बारे में देखा, जो कि पेषण आदि कर्म के लिए यानी कि ग्राइंडिंग, ट्रिचुरेटिंग, लेविगेटिंग वगैरह सभी कर्मों के लिए। खल्व यंत्र में तीन टाइप्स देखे: अर्धचंद्राकार खल्व यंत्र, वर्तुल खल्व यंत्र और तप्तक खल्व यंत्र। खल्व यंत्र के बाद हमने कच्छप यंत्र देखा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था पहले के जो इजी यंत्र थे उसके मुकाबले। तो आई होप आप सबने रिवीजन किया होगा कच्छप यंत्र का और अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए और सही तरीके से समझ लीजिए। उसका डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करिए, क्योंकि डायग्राम्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिर्फ 2 मार्क में होता है कच्छप यंत्र का डायग्राम, है ना, 2 मार्क्स। या 10 मार्क्स में कच्छप यंत्र और डमरू यंत्र। तो दोनों के डायग्राम भी बनाने बहुत जरूरी है। आप पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट हमारा यंत्र है डमरू यंत्र। अभी ये जो आगे डमरू, विद्याधर, ऊर्ध्वपातन, अधःपातन, तिर्यक पातन, ये जो इतने यंत्र है, ये सभी दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वैसे बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है इनमें, लेकिन दिखने में बहुत सिमिलैरिटी है इसमें। तो इन सभी में क्या क्या अलग है वो आप सही तरीके से समझते जाइएगा, ताकि इन सभी यंत्रों के बीच में कंफ्यूजन ना हो जाए। अभी हम डायरेक्टली आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। डमरू यंत्र। तीन फोटोग्राफ है यहाँ पे। लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो फोटोग्राफ है वो डमरू यंत्र का फोटोग्राफ है। बीच में जो है वो डमरू का है, वो डमरू यंत्र नहीं है। बीच में जो है वो बजाने वाला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सभी ने कभी ना कभी बचपन में खरीदा होगा मेले में से डमरू बजाने के लिए, या किसी के पास तो डमरू बजाता हुआ देखा होगा। तो ये जो डमरू है उसी के शेप का ये यंत्र है, इसलिए उसको बोला जाता है डमरू यंत्र। दोनों साइड में से, दोनों छोर पे थोड़ा चौड़ा है, बीच में से थोड़ा सिकड़ा हुआ है। अब देखेंगे तो एक घड़ा रखा है नीचे, उसके ऊपर एक घड़ा उल्टा करके रखा हुआ है। तो ऐसी इसकी रचना है। दिखने में ये डमरू के जैसा दिखता है, इसलिए उसको डमरू यंत्र ऐसा नाम दे दिया है। उसके अलावा डमरू के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। बस उसका शेप जो है वो डमरू के जैसा है। लेफ्ट साइड में जो आकृति है वो आपकी टेक्स्ट बुक में से ली गई है। तो टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है, आपको एग्जाम में भी इसी तरह का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इस तरह का डमरू यंत्र आप ड्रॉ कर सकते हैं। राइट साइड में जो डमरू यंत्र है, एक्चुअल में वो डमरू यंत्र का मॉडल है। तो लास्ट ईयर हमने बनाया था इस तरह के दो मटके। मटके तो नहीं है ये, एकदम छोटी छोटी मटकी है। आप एक्चुअल में जब यहाँ पे आके फिजिकली देखेंगे, लेबोरेटरी में आके, तो ये बहुत ही छोटा सा बनाया है हमने डमरू यंत्र। एक्चुअल में काम करने के लिए जो साइज है वो बड़े घड़े लिए जाएंगे, इतना छोटा छोटा नहीं लिया जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ एक मॉडल बनाना था, इसलिए हमने ये छोटी साइज में बनाया है। तो मिट्टी का जो कलर है वो तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि कुछ रेडिश कलर मिट्टी है। बीच में आपको, राइट साइड के फोटोग्राफ में, बीच में आपको सफेद रंग, मैला सफेद रंग या क्रीम कलर दिख रहा है, वो मुल्तानी मिट्टी है। वो भी मिट्टी ही है, लेकिन मटके की मिट्टी से थोड़ी अलग मुल्तानी मिट्टी है। उसका वहां पे कपड़ा और मिट्टी लगा के लेप कर दिया है और उसको सील कर दिया है हमने। तो कल जैसे कच्छप यंत्र में हमने तो सिर्फ इमेज में देखा था ना कि कपड़ा और मिट्टी, कपड़ मिट्टी कैसी होती है, तो यहाँ पे एक्चुअल फोटोग्राफ में भी आपको दिख गया है। और सभी जगह पे, सभी तरह के यंत्रों में कहीं पे भी हमें सील करने के लिए उपयोग में आएगा तो वो कपड़ मिट्टी ऐसी ही होगी। जब आप खुद से ही कपड़ मिट्टी बनाना सीख लेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी
समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अभी इसकी रचना समझते हैं। ये जो डमरू यंत्र है, ये किसी भी एक हमारे खनिज द्रव्य जो मिलेंगे हमें जमीन में से, खान में से, खनिज में से जो मिनरल्स हमें मिलेंगे, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से कोई एक सिंपल मेटल निकालने के लिए उपयोग में लिया जाता है। हाँ, इसके कुछ दूसरे भी उपयोग है, जैसे कि भस्म बनाने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। लेकिन बेसिकली इसका ये उपयोग है कि हमें खनिज स्वरूप में, मिनरल के फॉर्म में कुछ मिल रहा है जमीन में से, तो उसमें से हमें सिर्फ धातु का भाग चाहिए, अधातु का भाग निकाल देना है। यानी कि मेटल पोर्शन हमें चाहिए, और उस कंपाउंड के अंदर जो कुछ भी नॉन मेटल है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको निकाल देंगे। तो उसके लिए ये डमरू यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, और डमरू यंत्र जैसे दूसरे भी बहुत सारे यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के डायग्राम में आप देखिए, जहाँ पे ये जो हीटिंग डिवाइस है, आपको कर्सर दिख रहा होगा, हीटिंग डिवाइस है, यानी कि चूल्हा है। ये एक तरह का चूल्हा है, सिंपल जो चूल्हा होता है वैसा चूल्हा। उसके ऊपर जो घड़ा रखा है, एकदम सीधा रखा है, जैसा नॉर्मली हम घड़ा प्लेस करते हैं, मिट्टी का घड़ा प्लेस करते हैं, वैसा ही रखा है यहाँ पे। उसके अंदर कुछ द्रव्य रखा हुआ है, पेस्ट ऑफ मटेरियल ऐसा लिखा हुआ है। तो वहाँ वो मटेरियल का पेस्ट हो सकता है, या हम ऐसी छोटी छोटी टिक्कियां बना के भी रख सकते हैं। डमरू यंत्र में तो ये पॉसिबल है। फिर उसको गर्म किया जाता है। जब हम उसको गर्म करते हैं, जो कोई भी हमारा द्रव्य, जो मिनरल हमें मिला है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, सॉलिड में से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सभी चीजों को जब हम गर्म करते हैं तो वो सॉलिड में से लिक्विड बन जाते हैं, और गर्म करना शुरू ही रखते हैं तब वो लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वायु स्वरूप हो जाएगा। तो एक उदाहरण लेके समझाता हूँ, और फिर दूसरे भी बहुत सारे उदाहरण लेंगे। एक द्रव्य जो है ना हमें मिलता है जमीन में से खनिज स्वरूप में, उसका नाम है हिंगुल। HINGULA, हिंगुल। इसको आप हिंग के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। हमारे घर में, हमारे किचन में जो हींग होती है वो अलग है, ये है हिंगुल। हिंगुल नाम से एक ऑलमोस्ट केसरी कलर का, सेफ्रॉन कलर का एक द्रव्य मिलता है। केमिकली वो मर्क्यूरी सल्फाइड है, HGS, मर्क्यूरी सल्फाइड है वो। तो हमें चाहिए ऐसा कि उस हिंगुल में से हमें सिर्फ मर्क्यूरी चाहिए। मर्क्यूरी एक मेटल है ना, एक धातु है, तो वो मर्क्यूरी हमें चाहिए, और जो सल्फर है वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो जो हिंगुल है उसको इस मटके के अंदर रख देंगे, और फिर उसको गर्म करेंगे, चूल्हे पे रख के गर्म करेंगे। तो मर्क्यूरी, सल्फर, सभी चीजें गर्म होने लगेगी, सॉलिड में से लिक्विड, और लिक्विड में से गैस बन जाएगी। तो सल्फर तो जब गर्म होता है तो वो क्या करता है, वहां पे उसके पास जितनी भी हवा है, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करता है। हवा में दूसरे भी तत्व रहेंगे, लेकिन सल्फर का सबसे पहला रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ। तो वो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ऑक्साइड, एक्चुअली डाइऑक्साइड बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। तो आप सभी को इस SO2 गैस के बारे में पता रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आपने इसके बारे में सुना होगा केमिस्ट्री में, स्कूल में पढ़ते समय। और वो जो SO2 जो गैस होता है वो बन के निकल जाता है। मिट्टी का ये जो मटका है ना, वो काफी पोरस होता है, छिद्रदार होता है, तो उसके छिद्र में से वो धुआं के स्वरूप में निकल जाता है, मिट्टी के आर पार निकल जाएगा। आपको पता रहेगा, मिट्टी का घड़ा हमारे घर में होता है, पानी भर के रखा है तो पानी भी उसमें से थोड़ा थोड़ा ओजिंग होता है। तो उसी तरह से ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी गैस के स्वरूप में मिट्टी के आर पार निकल जाएगा। लेकिन मर्क्यूरी जो है वो भी गैस बनेगा ना, मर्क्यूरी जो है वो तो लिक्विड है, तो उसको गर्म किया तो वो भी गैसियस फॉर्म में, वायु स्वरूप में आ जाएगा। वो मिट्टी के आर पार नहीं निकल पाएगा। उसका जो कोई भी
एटम्स का जो क्लस्टर होता है उसकी साइज बड़ी होती है, वो मिट्टी के आर पार नहीं निकल पाएगा। तो उसको हमें कलेक्ट करना है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए ऊपर एक और घड़ा रख दिया, उस घड़े के अंदर वो कलेक्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी। तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है मर्क्यूरी। नीचे में हमने रख दिया हिंगुल, मर्क्यूरी सल्फाइड। फिर उसको किया गर्म, तो गर्म करने के बाद वो ऊपर जाएगा। आपको पता है कोई भी चीज हम गर्म करते हैं वायु स्वरूप होकर वो ऊपर ही चली जाती है। तो फिर सल्फर, तो जो है सल्फर डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा। लेकिन मर्क्यूरी जो है वो घड़े के अंदर रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक उल्टा घड़ा रख दिया है। लेकिन जो मर्क्यूरी की जो वेपर्स बन जाएगी, मर्क्यूरी जब वायु स्वरूप हो जाएगा, तो वो इन घड़े के, दो घड़े के जो जॉइंट है, ऊपर का उल्टा जो हमने घड़ा रखा है, नीचे का सीधा घड़ा रखा है, उसका जो जॉइंट है वहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वहां से लीक नहीं होना चाहिए। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड वहां से लीक हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो चले जाएगा। लेकिन मर्क्यूरी की वेपर जो है ना, वो यहाँ से लीक नहीं होनी चाहिए। मर्क्यूरी तो चाहिए हमें, हमें तो मर्क्यूरी कलेक्ट करना है हिंगुल में से। तो हिंगुल में से जो पारद हमें कलेक्ट करना है, तो वो यहाँ से लीक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे इसको सील कर देते हैं। अगेन मिट्टी से ही सील करते हैं, लेकिन कपड़ा रख के मिट्टी लगा देते हैं ताकि वो एकदम ही एयर टाइट सील हो जाए। कपड़ा और मिट्टी, फिर कपड़ा मिट्टी इस तरह से लेयर हो जाता है वहां पे, और वो जो है एयर टाइट एकदम सील हो जाता है वहाँ। फिर वहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। सल्फर को भी अगर सल्फर डाइऑक्साइड स्वरूप में बाहर निकलना है, तो वो ऊपर का जो भाग है, यहाँ का जो भाग है, यहीं से बाहर निकलेगा। ये सील जो किया है वहां से नहीं निकल पाएगा, ना मर्क्यूरी ना सल्फर डाइऑक्साइड कुछ भी। तो यहाँ पे जो है इस ऊपर वाले घड़े के अंदर के भाग में, ऊपर वाले घड़े के अंदर के भाग में मर्क्यूरी कलेक्ट हो जाएगा, और उस मर्क्यूरी को बाद में हम वहां से निकाल के अच्छे से रख देंगे हमारे डिब्बी के अंदर। ऊपर में एक वेट क्लॉथ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, गीला कपड़ा। वो क्यों रखना है? ताकि मर्क्यूरी तो सतत गर्म हो रहा है। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम हिंगुल लिया हुआ है, हिंगुल यानी कि मर्क्यूरी सल्फाइड लिया हुआ है, जो कुदरत में से मिलता है वो वाला मर्क्यूरी सल्फाइड। हम आर्टिफिशियली भी बनाते हैं मर्क्यूरी सल्फाइड, तो वो उसको हिंगुल नहीं बोला जाता। हिंगुल जो कुदरत में से मिलता है उसको बोला जाता है। तो इसको फिर हम गर्म करते हैं, जब ऊपर मर्क्यूरी आता है तो धीरे धीरे समझ लीजिए पहले 5-10 ग्राम तक मर्क्यूरी यहाँ पे कलेक्ट हो गया, और भी नीचे से ऊपर आ ही रहा है। तो वो जो गरम गरम मर्क्यूरी की वेपर्स है, मर्क्यूरी की वेपर है, गरम गरम है, उसको फिर से हमें कंडेंस भी करना पड़ेगा। कंडेंस करके उसको फिर से उसके नॉर्मल टेम्परेचर लाना पड़ेगा। नॉर्मल उसका जो स्वरूप है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्वरूप है, तो लिक्विड स्वरूप में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक गीला कपड़ा रखते हैं। कुछ लोग जो है गीला कपड़ा रखने के बदले पानी की बूंद 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 धारा भी करते हैं वहां पे, तो वो भी अलाउड है। या फिर इजी है, हम गीला कपड़ा रखते हैं वहां पे, इतनी बड़ी अरेंजमेंट नहीं करनी है पानी की बूंद बूंद धारा की। तो फिर जैसे ही वो गरम गरम ये पूरा यंत्र भी गर्म हो जाएगा ना, मिट्टी का घड़ा भी पूरा, तो जैसे ही ये कपड़ा जो है वो सूख जाएगा, गीला कपड़ा रखा है, वेट क्लॉथ रखा है, अगर वो सूख जाएगा तो हम उसको वहां से निकाल के फिर से गीला करके रख देंगे, या दूसरा एक गीला कपड़ा हमारे पास रेडी होगा उसको रख देंगे। तो इस तरह से हमें ये बार बार बदलते रहना पड़ेगा, जब तक ये पूरा का पूरा मर्क्यूरी सल्फाइड जो है वो मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उड़ जाए। अभी ये घड़ा है ना, ये तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, पारदर्शक नहीं है, अपारदर्शक है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि सारा का सारा मर्क्यूरी सल्फाइड खत्म हो गया, सारा मर्क्यूरी कलेक्ट हो गया, सारा सल्फर निकल गया? तो बहुत ही सिंपल है कि सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के स्वरूप में हवा में उड़ जाता है। तो उस समय पे वो जो धुआं है वो हमें स्मेल में भी आता है, ब्रीदिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है।
और दिखता है हमें वो धुआं सल्फर डाइऑक्साइड का। जैसे ही वो सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं आना बंद हो जाएगा, तो हम समझ सकते हैं कि सल्फर खत्म हो गया, तो उसी के साथ साथ इक्विवेलेंटली मर्क्यूरी भी खत्म हो जाएगा, मतलब कलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वो जो है HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड, इसी स्वरूप में रहता है। एक परमाणु मर्क्यूरी का, एक परमाणु सल्फर का, दोनों के एक एक एटम होते हैं, तो इसलिए वो साथ ही साथ में यूज हो जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं कि इसको ठंडा होने देते हैं। फिर ऊपर से कुछ हमें उसको ठंडक में लाना, फ्रीज में रखना, ठंडा पानी डालना, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसको अपने आप ठंडा होने देना है। उसको चूल्हे से नीचे भी नहीं उतारना है, चूल्हे के ऊपर भी रखना है। चूल्हा बंद कर देंगे, चूल्हा जो जल रहा है, अगर हम LPG से जला रहे हैं तो रेगुलेटर बंद कर देंगे, अगर हम लकड़ी से जला रहे हैं तो लकड़ी को बुझा देंगे, लकड़ी को वहां से निकाल देंगे। चूल्हे की अग्नि हमने शांत कर दी और उसको वहीं पे रख देते हैं। चूल्हा भी धीरे 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 करके ठंडा हो जाएगा, मटका भी धीरे धीरे करके ठंडा हो जाएगा। समय लगता है उसमें, शायद 24 घंटे या उससे भी ज्यादा समय लग जाता है ठंडा होने में। तो चलिए, आज एक परिभाषा भी हो गई यहाँ पे कि जब हम किसी यंत्र को ऐसे गर्म करते हैं, फिर अग्नि बंद करने के बाद उसको चूल्हे पे ही रहने देकर अपने आप ही ठंडा होने देते हैं, तो उसको स्वांग शीत ऐसा बोला जाता है। स्वांग शीत, स्व अंग शीत, वो खुद से ही ठंडा हो रहा है, धीरे 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 करके ठंडा हो रहा है। वैसे परिभाषा में तो हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन आज यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। तो स्वांग शीत होने देते हैं। अगर हम उसको वहां से चूल्हे से बाहर निकाल लिया, फिर हमने ठंडा किया, ठंडा पानी छिड़क के ठंडा किया, कुछ ऐसा किया, तो उसको बहिर्शीत बोलते हैं। बहिर्शीत यानी कि बाहर से ठंडा किया। हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। 24 घंटे के बाद यानी कि दूसरे दिन फिर हम ये जो हमने सील लगाया है, कपड़े मिट्टी का, कपड़े और मिट्टी का, मुल्तानी मिट्टी और कपड़े का सील लगाया है, उसको खोल देंगे। और बहुत बड़ी सावधानी से, बड़े ख्याल से, यहाँ पे इस ऊपर के घड़े के अंदर के साइड में मिट्टी के साथ चिपका हुआ लिक्विड मर्क्यूरी मिलेगा। मर्क्यूरी जो है ना, वो यहाँ से फिर नीचे गिर जाता है, ऐसा नहीं होता, वो इस मिट्टी के साथ चिपक जाता है। तो हम फिर उस घड़े पे से धीरे धीरे करके कपड़े से या रुई से या चाकू से, इस तरह से जैसे भी हमें सुविधा हो, चम्मच से, तो उस मर्क्यूरी को वहां से निकाल लेते हैं और उसको कलेक्ट कर लेते हैं मर्क्यूरी को। अगर उसमें कुछ अशुद्धियां है तो उसको शुद्ध कर देते हैं। लेकिन ये जो हिंगुल में से जो मर्क्यूरी निकालते हैं, उसको बहुत ही शुद्ध माना जाता है, क्योंकि वो सचमुच में काफी प्योर होता है। हम कहीं और से मर्क्यूरी खरीद के लेके आएंगे, तो उसमें मर्क्यूरी के ऑक्साइड्स जो है ना, उसके ऊपर की लेयर में बने हुए रहेंगे। आप कभी भी मर्क्यूरी को, पारद को हाथ में लेके देखेंगे, तो उसके ऊपर वो कम्प्लीटली शाइनिंग सिल्वर नहीं होता, कुछ ना कुछ अशुद्धियां दिखती है। वो उसके ऑक्साइड्स होते हैं अलग अलग तरह के, ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। लेकिन जब हम हिंगुल में से ये निकालते हैं मर्क्यूरी, तो वो प्योर मर्क्यूरी होता है, उसमें ऐसे ऑक्साइड्स नहीं होते। हिंगुल का जो है ना इंग्लिश नाम भी आप याद रखिए, उसको सिन्नाबार बोलते हैं। CINNABAR, सिन्नाबार। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिन्नाबार। उस जो खनिज है हिंगुल जो है, उसको संस्कृत में हिंगुल और इंग्लिश में सिन्नाबार बोलते हैं। गुजराती में उसको हिंगड़ोक बोलते हैं। हिंगड़ोक, नड़ में जो अड़ होता है, हिंगड़ोक। तो हिंगड़ोक या हिंगुल या सिन्नाबार, ऐसे उसका नाम याद रखिए। और उसमें से मर्क्यूरी निकालने के लिए इस यंत्र का, डमरू यंत्र का हम यूज करते हैं। और भी दूसरे भी यंत्र है जिसका उपयोग करके भी हम सिन्नाबार में से मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और डमरू यंत्र में सिर्फ सिन्नाबार को प्रोसेस किया जाता है ऐसा भी नहीं है, इसमें दूसरे द्रव्यों को भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो देखेंगे आगे। इसकी रचना यहाँ पे शाब्दिक स्वरूप में, डेफिनेशन जो है वो भी आप इसी तरह से याद रखिए, कुछ शब्द उसमें है वो समझाता हूँ। डमरू यंत्र इज एन एपरेटस। अभी ये जो वर्ड है एपरेटस आप याद रखिए, है ना, सिर्फ मशीन या इंस्ट्रूमेंट ऐसा ही मत लिखिए। अगर कहीं पे लिखा है एपरेटस, वो भी यंत्र का ही समानार्थी पर्यायवाची शब्द है। डमरू यंत्र इज एन एपरेटस यूज्ड फॉर सब्लिमेशन ऑफ पारद। अभी ये सब्लिमेशन क्या है?
शायद आप में से कुछ लोगों को या बहुत लोगों को पता ही होगा, केमिस्ट्री में फिजिक्स में ये वर्ड आता है सब्लिमेशन। किसी घन पदार्थ को या प्रवाही को भी हम गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद प्रवाही रखते नहीं, सीधा का सीधा वायु में रूपांतरित कर देते हैं, उतना ज्यादा गर्म करते हैं। फिर उसको वापस घन स्वरूप में लेके आते हैं, प्रवाही स्वरूप में वापस नहीं लाते, या उसके मूल स्वरूप में लाते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की इससे भी ज्यादा एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है आपको और इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको ये ख्याल बताया कि घन या प्रवाही पदार्थ है उसको हम गर्म करके सीधा ही वायु स्वरूप में लेके जाते हैं, और फिर उसको फिर से ठंडा कर देते हैं, और उसके वापस जो मूल रूप है घन या प्रवाही उसमें लेके आते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। हम यहाँ पे ऐसा ही कुछ काम कर रहे थे। तो डमरू यंत्र इज एन apparatus used for sublimation of parad, in which टू सेम साइज ऑफ अर्दन पोट्स, मिट्टी के घड़े, लेकिन ये याद रखिए यहाँ पे सेम साइज है। दूसरे कुछ यंत्र में छोटे बड़े घड़े आएंगे, तो नीचे वाला घड़ा छोटा है या बड़ा है, ऊपर वाला घड़ा छोटा है या बड़ा है। वो आगे के जो यंत्र है पातन यंत्र, सभी ऊर्ध्वधर तिर्यक पातन यंत्र, उसमें आपको याद रखना है। लेकिन डमरू यंत्र में क्या याद रखेंगे, दोनों घड़े नीचे का और ऊपर का सेम साइज का है। सेम साइज के दो घड़े आर पुट इनवर्सली ऑन ईच अदर, मतलब कि एक चत्था और दूसरा उल्टा, एक सीधा और दूसरा उल्टा, इस तरह से हमें रखना है, इनवर्सली रखना है एक दूसरे के ऊपर। कभी कभी दोनों घोड़े ही सीधे रख के भी एक यंत्र बनाने को आएगा, वो कौन सा होगा वो भी आप देखिएगा, लेकिन अभी यहाँ पे जो है वो इनवर्सली रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन उसका, डमरू यंत्र इज नेम्ड एज इट रिजेंबल्स लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा। हमारे जो भगवान शिव है, या रसशास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो रसेश्वर जो है, उनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है डमरू है, तो दिखने में उसके जैसा लगता है, इसलिए उसको डमरू यंत्र बोलते हैं। बाकी जो बजाने वाला डमरू है उसके साथ शेप के अलावा और कुछ सामंजस्य नहीं है। तो यहाँ पे जो दो घड़े हैं, उसमें जो नीचे वाला घड़ा है अप्लाइड इन द लोअर पोर्ट, नीचे वाला जो घड़ा है वहां पे हिंगुल, अभी यहाँ पे आपको हिंगुल पढ़ने मिलेगा है ना, तो ये हिंगुल अच्छे से याद रखिए, और हिंग के साथ कंफ्यूज मत करिए। हिंग जो होती है उसको भी एसेफेटिडा जो बोलते हैं हम उसको, आप द्रव्य गुण में भी पढ़ेंगे तो उसको संस्कृत में हिंगू बोलते हैं। हिंगू, वहां पे पीछे ल नहीं होता, यहाँ पे हिंगू ल है, हिंगुल, ये सिन्नाबार है, मर्क्यूरी सल्फाइड है। और दूसरा है सोमल। सोमल जो है ना वो मर्क्यूरी का कंपाउंड नहीं है, वो आर्सेनिक का कंपाउंड है। तो आप आज एक काम करिए, पीरियोडिक टेबल खोलिए, है ना, और पीरियोडिक टेबल में गूगल में पीरियोडिक टेबल खोल के उसमें मर्क्यूरी कहाँ पे है, आर्सेनिक कहाँ पे है, सल्फर और ऑक्सीजन कहाँ पे है, ये चार एलिमेंट्स के बारे में जरूर देखिए। मर्क्यूरी, आर्सेनिक, आर्सेनिक AR है ना, आर्सेनिक, सल्फर और ऑक्सीजन, ये चारों कहाँ पे है वो उतना देखिए, बस आपको इतना ख्याल रहना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ पे होते हैं। ये सोमल, ये भी एक खनिज द्रव्य है, ये एक मिनरल है जो हमें जमीन में से मिलता है। ये केसरी कलर का होता है, हिंगुल रेड कलर का होता है, केसरी से लेकर रेड कलर तक मिल जाएगा हमें, डार्क रेड कलर का भी मिलेगा। ये हमारे पास जो है वो डार्क रेड कलर का है। दूसरा है सोमल, ये व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है सोमल, ये हमारे पास जो है वो सफेद रंग का ही है। एक और पीले रंग का सोमल भी मिलता है, लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं है। तो ये जो है आर्सेनिक कंपाउंड है, मोस्टली ये आर्सेनिक ऑक्साइड होता है, और ये जो आर्सेनिक ऑक्साइड होता है वो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड होता है। आर्सेनिक के दो एटम और ऑक्सीजन के तीन एटम, इस तरह से आर्सेनिक जो है AS, सॉरी मैं AR बोला ना पहले, वो गलत बोला मैं, आर्गोन होता है AR, तो AS यानी आर्सेनिक, और ऑक्सीजन यानी O, तो AS2O3, इस तरह से ये सोमल रहेगा, AS2O3 यानी कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। तो वो जो है सफेद रंग का पत्थर स्वरूप में हमें छोटा छोटा टुकड़े मिलते हैं, बहुत ही जहरीला है वो, जैसे मर्क्यूरी भी बहुत टॉक्सिक है, पॉइजनस है,
वैसे ही हमारे मनुष्य शरीर के लिए ये जो सोमल है या फिर ये जो आर्सेनिक है वो बहुत ही जहरीला है। कितना जहरीला है कि अगर उसका हमने 10 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम यानी कि 1 ग्राम का भी 10वां या 100वां भाग अगर वो खा लिया हमने तो डेथ हो जाएगी तुरंत ही, 4-6 घंटे में इंसान मर जाता है। उतना टॉक्सिक है वो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी दूर करते हैं और उसको शरीर में खाने योग्य बनाते हैं और फिर उसमें से दवाई बनाते हैं और उस दवाई का यूज करते हैं। तो वो भी आगे देखेंगे जब हम ये सोमल पढ़ेंगे। आपको आपके सिलेबस में ये जो सोमल है ये सोमल नाम से नहीं मिलेगा। सोमल उसका हिंदी नाम है। उसको संस्कृत में गौरी पाषाण बोलते हैं। तो गौरी पाषाण नाम से मिलेगा ये आपके सिलेबस कॉपी के अंदर या आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। सोमल। इन सभी जो द्रव्य है उनको नीचे के घड़े में रख के फिर ऊपर सेम साइज का उल्टा घड़ा रख देते हैं। दोनों घड़े को ज्वाइन करने के लिए अच्छे से सील कर देते हैं। तो जो सील करना है वो विथ क्ले, क्ले यानी कि मिट्टी। एक्चुअल में हम सिर्फ मिट्टी नहीं लगाते, कपड़ा और मिट्टी दोनों लगाते हैं। कपड़ मिट्टी लगाते हैं। बाद में नीचे के घड़े में फायर यानी कि अग्नि प्रज्वलित करना है और ऊपर के घड़े में कंडेंसेशन करना है। कंडेंस करना है यानी कि जो वायु स्वरूप उड़ के आया है उसको फिर से हमें वहां पे घन स्वरूप में कलेक्ट करना है। और ऊपर से हमें गीला कपड़ा रखना है ताकि वो ठंडा पड़े, जो गर्म गर्म वायु आया है वो ठंडा पड़े। इसका यूज जो है वो अपर सब्लिमेशन ऑफ मर्क्यूरी। अभी यहाँ पे क्यों लिखा है अपर सब्लिमेशन? क्योंकि ये जो सब्लिमेशन है वो ऊपर की तरफ करवा रहे हैं इसलिए। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब कि लोअर सब्लिमेशन भी होता होगा। ऊपर से गर्मी देना है तो हमारा रॉ मटेरियल ऊपर के घड़े में रखना है, ऊपर से गर्मी देना है। और हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो नीचे के घड़े में हमें मिलेगा। ऐसा भी एक होता है। तो वो जो है अधः पातन यंत्र में हम सीखेंगे। अधः पातन यंत्र में इस तरह से होता है। उसमें लोअर सब्लिमेशन होता है। मर्क्यूरी नीचे के घड़े में मिलेगा, आर्सेनिक नीचे के घड़े में मिलेगा और हिंगुल सोमल ऊपर के घड़े में रखा जाएगा। तो ऐसा क्यों, उल्टा प्रोसीजर क्यों करना है, उसका भी रीजन है। तो वो उस समय पे हम समझेंगे अधः पातन यंत्र के समय पे। तो इस तरह से इनका सब्लिमेशन किया जाता है। फिर है टू प्रिपेयर हिंगुलोत्थ पारद। हिंगुलोत्थ पारद यानी कि हिंगुल में से पारद निकालना। तो वही प्रोसेस मैंने आपको बताई। हिंगुलोत्थ पारद जो है उसको दूसरे शब्दों में हिंगुलाकृष्ट रस ऐसा भी बोलते हैं। हिंगुलोत्थ यानी कि हिंगुल से निकाला हुआ। हिंगुलोत्थ का दूसरा शब्द है हिंगुलाकृष्ट। हिंगुलाकृष्ट यानी हिंगुल में से आकृष्ट किया हुआ, हिंगुल में से निकाला हुआ। और पारद जो है, मर्क्यूरी जो है, उसी का सिनोनिम है रस। उसको रस भी बोलते हैं, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट रस शास्त्र है। तो हिंगुलोत्थ पारद या हिंगुल आकृष्ट रस यानी कि हिंगुल में से जो पारद या रस मर्क्यूरी निकालना है उसके लिए। फिर टू प्रिपेयर रस भस्म। कुछ और भी मर्क्यूरी की भस्म और दूसरे कुछ द्रव्यों की भस्म बनाने के लिए भी डमरू यंत्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन वो आगे पढ़ेंगे हम। पारद प्रकरण जो है उसका भी दूसरा भाग है, उस समय पे पढ़ेंगे वहां पे। उसको भी समय है तो आप अभी यहाँ पे एटलीस्ट डमरू यंत्र के बारे में इतना जान लिए हैं। फिर उसका श्लोक, छोटा सा श्लोक है। रस रत्न समुच्चय में बताया गया है। यंत्र, यंत्र स्थाली उपरी स्थालिम नियुज्य। एक यंत्र ऐसा है जिसमें स्थाली, अभी यहाँ पे स्थाली लिखा हुआ है लेकिन हम उससे थाली शब्द नहीं समझेंगे, हम घड़ा समझेंगे क्योंकि एक्चुअल में हम घड़ा लेते हैं। तो यंत्र स्थाली उपरी स्थालिम नियुज्य दत्वा निरुध्यत यंत्रम डमरुकाख्यम तत् रसभस्म कृते हितम। लास्ट वाला जो शब्द है वो संधि विच्छेद करके पढ़िएगा। तद रसभस्म कृते हितम। तो एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा, लेकिन युग्जम उल्टा रखना है। और उल्टा रखने के बाद निरुद्धि है उसके जो दोनों घड़े का जो जॉइंट है वहां पे उसको सील कर देना है। उसको निरुद्धि यानी कि सील कर देना है। तो बहुत ही सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा उल्टा रखना है, उसको जॉइंट को सील कर देना है। तो फिर उसको
डमरू यंत्र ऐसा बोला जाएगा, डमरू आख्यम यानी कि उसको डमरू यंत्र ऐसा जानिए। तत् रसभस्म कृते हितम, रसभस्म बनाने में, रसभस्म कृते यानी कि रसभस्म बनाने में वो हितम वो अच्छा यंत्र है, ऐसा रसरत्न समुच्चयकार ने बताया है। चलिए अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको सभी को। रसरत्न समुच्चय हमने हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र में पढ़ा था इसके बारे में। उसके लेखक कौन है? आप चैट में बताइए, चैट में लिख के भेजिए, रसरत्न समुच्चय किसने लिखा, ये बुक किसने लिखी है, उसके लेखक कौन है, चैट में आंसर करिए। याद करिए, याद नहीं है तो आप बुक खोल के देख लीजिए, देख के बताइए। ओके, तो दो आंसर आए हैं, रस वाग्भट और वाग्भट, रस वाग्भट। ओके, सही है, सही आंसर है आपका, रस वाग्भट। तो ये जो है रस वाग्भट ने ये ग्रंथ लिखा हुआ है। वेरी गुड। तो इस तरह से याद रखिए, जो एटलीस्ट आपको ग्रंथ का नाम, ग्रंथ के ऑथर, वो कब, कौन सी सदी में लिखा गया था, और उसके अंदर मेन पार्ट क्या दिया हुआ है, इस ग्रंथ का मेन पार्ट, हार्द, इस ग्रंथ का हार्द क्या है, उतना तो बेसिकली सभी ग्रंथों के बारे में हमारे हिस्ट्री ऑफ शास्त्र में पता होना चाहिए। तो उसी तरह से बाकी सभी ग्रंथों का भी आप याद रखिए। तो आज इतना ही रखते हैं। डमरू यंत्र, आपको डमरू यंत्र सही तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से पूछिएगा, पूछते रहिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जो है हम डमरू यंत्र के बाद नेक्स्ट कौन सा है, विद्याधर यंत्र, तो ये विद्याधर यंत्र पढ़ेंगे। अगेन ये विद्याधर यंत्र जो है उसमें कुछ डायग्राम्स जो है वो बुक में थोड़ी अलग दी है, तो हम सही वाले डायग्राम समझने का कोशिश करेंगे। विद्याधर यंत्र जो है अगेन डमरू यंत्र के जैसा ही होता है, वो दो तरह का हो सकता है, उसमें घड़ा उल्टा या सीधा कैसे भी रख सकते हैं। लेकिन वो जो है ना, हीटिंग पर्पज बहुत ही अच्छा होना चाहिए वहां पे। हम एक ही चूल्हे पे नहीं पकाते, छोटी छोटी चार चुल्ली का रख के उसको पकाते हैं। तो ठीक है, डिटेल में देखेंगे विद्याधर यंत्र के बारे में नेक्स्ट टाइम। अभी आप सभी जो है चैट में अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। एक और चीज, ये क्षार के बारे में बताता हूँ। हमारा जो क्षार का प्रैक्टिकल चल रहा है, कुछ लोग क्षार के लिए रॉ मटेरियल कलेक्ट भी कर लिए हैं। तो प्रोपोर्शन के बारे में या कितना कलेक्ट करना है वेट, उसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा, चार पांच स्टूडेंट्स ने पूछा। तो एक अप्रोक्सीमेट, शायद मैंने आपको पहले बताया है या नहीं मैं, लेकिन अभी फिर से बता रहा हूँ कि आप जितना भी रॉ मटेरियल कलेक्ट करेंगे ना, ड्राई होने के बाद का बता रहा हूँ, आप पहले तो उसको सुखा लीजिए। जितना भी आपका क्षार वृक्ष रहेगा, उसका बहुत ही कम भाग, समझ लीजिए कि 100वां भाग, 10वां भाग या उससे भी कम, 100वां भाग आपको उसकी राख मिलेगी, ऐश मिलेगी। और उसका भी बहुत बहुत कम भाग, 10वां, 50वां, 100वां भाग, उतना आपको उसमें से क्षार मिलेगा। तो अगर आपने 10 किलोग्राम रॉ मटेरियल लिया है, उसमें से 1 किलोग्राम आपको राख मिले, और उसमें से 100 ग्राम या कभी उससे भी कम 50 ग्राम जितना आपको क्षार मिले, ऐसा कुछ प्रोपोर्शन रहेगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपना रॉ मटेरियल जो है वो वजन करके कलेक्ट करिए। अगर ये मैं ड्राई के बारे में बता रहा हूँ, अगर गीला आप ले रहे हैं तो उसमें पानी का भाग है, सूखने के बाद उसका वजन कम हो जाएगा। तो ये मैं ड्राई मटेरियल के बारे में बता रहा हूँ। और आप ऐसे सोच के चलिए कि आपको जो एंड प्रोडक्ट, आपको जो क्षार मिलेगी, वो 10-20 ग्राम, 25 ग्राम, या मैक्सिमम 50 ग्राम मिला तो बहुत है, हमारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल माना जाएगा। अगर 10-20 ग्राम, 25 ग्राम आपको एंड प्रोडक्ट जब क्षार मिलता है तो जिस किसी का भी अगर पूरा मटेरियल सूख गया है, तो अच्छे से फोटोज ले लीजिए उसके, और बाद में जो है उसको जलाना है आपको एक खुली जगह पे जहाँ पे पवन नहीं चल रहा हो उस समय पे, और उसका वीडियो जरूर बनाइए जब आप उस रॉ मटेरियल को जला रहे हैं। पूरा पूरा सूख जाने के बाद जलाइए, और उसमें और कोई फ्यूल मत डालिए, आप केरोसिन या ऑयल, तेल कुछ भी मत डालिए उसमें, ऐसे ही उसको जला दीजिए।
वो अच्छे से जल जाएगा। अगर वो पूरा पूरा सूख गया है तो वो अच्छे से जल जल जाएगा। और उसकी राख बाद में कलेक्ट करिए, लेकिन इस पूरी प्रोसीजर का वीडियो जरूर बनाइए, ताकि आपका प्रैक्टिकल जो है वो आपका एक डॉक्यूमेंट हो जाए। स्टूडेंट्स ने अगर अटेंडेंस दे दी है तो आप लीव कर सकते हैं।